हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रेवेन्यू साइकिल का मैनेजमेंट प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होगा? हाउ टू नो इफ योर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट या आरसीएम इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस आपने इम्प्लीमेंट किया है, जैसे लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, हमने वो फैक्टर्स देखे थे जिसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे आरसीएम प्रोसेस को। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद का फेज क्या आएगा कि आप उसको यूज़ करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद में हमें ये आइडेंटिफाई भी करना होगा कि क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, या जिस भी आउटकम के लिए हमने उसको यूज़ किया था क्या वो हमें आउटकम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक रहेगा, हाउ टू नो इफ योर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट और आरसीएम इज परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। वन बाय वन करके हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उनको स्टेप बाय स्टेप समझते भी चलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है क्लीन क्लेम रेट, क्लीन क्लेम्स रेट। ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा होगा मॉनिटर द परसेंटेज ऑफ क्लेम सबमिटेड विदाउट एरर और रिजेक्शंस। तो ये करेक्ट पॉइंट है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो भी हमने क्लेम सबमिट किए थे क्या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुए या उसमें कुछ एरर आया या रिजेक्शन हुआ, है ना। तो ये चीज़ हमें मॉनिटर करनी होगी। अगर हमने इसको मॉनिटर कर लिया तो इससे हमारे को पता चलेगा कि हमने जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट हमने अडॉप्ट किया हुआ है, वो प्रॉपर वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि आपको मॉनिटर करना होगा परसेंटेज ऑफ क्लेम सबमिटेड विदाउट एरर और रिजेक्शंस। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है अ हाई क्लीन क्लेम रेट इंडिकेट एफिशिएंट बिलिंग प्रोसेसेस एंड रिड्यूसेस द चांस ऑफ डिलेड पेमेंट। ठीक है, तो अगर आपका क्लीन क्लेम रेट काफ़ी अच्छा है तो उससे क्या पता चलता है हमारे को कि हमारा जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट है, एफिशिएंट है। साथ में जो हमारा चांस ऑफ डिले है पेमेंट है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो क्लीन क्लेम रेट है वो बहुत हायर है। ठीक है, तो एक ये फैक्टर है। सेकंड आता है डेज इन अकाउंट रिसीवेबल, एआर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेजर द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू कलेक्ट पेमेंट आफ्टर द क्लेम इज सबमिटेड। ठीक है, तो हमारे को ये आइडेंटिफाई करना होगा, हमें ये मेजर करना होगा कि जो एवरेज नंबर ऑफ डेज है वो कितना लगता है, किसके लिए? इट टेक्स टू कलेक्ट पेमेंट आफ्टर द क्लेम इज सबमिटेड। हमने क्लेम को सबमिट कर दिया, बट उसके बाद में जो कितने दिन लग रहे हैं पेमेंट को कलेक्ट करने में, ये भी आपका आरसीएम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा। सपोज किसी ने क्लेम सबमिट कर दिया बट उसमें फिर से कुछ एरर आ गया, फिर रीजनरेशन हुआ, फिर से एरर आ गया, तो उस केस में क्या होगा? जो आपने फर्स्ट टाइम जब क्लेम सबमिट किया था उससे अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला, या जब भी पेमेंट मिलता है 3-4 बार रेक्टिफाई के बाद में, तो उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपका आरसीएम प्रॉपर वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें एआर रेट पे भी चेक करना होता है। नंबर ऑफ डेज हमें आइडेंटिफाई करने होंगे, मेजर करने होंगे कि कितना टाइम वो ले रहा है पेमेंट कलेक्ट करने में जब हम क्लेम सबमिट करते हैं उसके बाद। अ लोअर डेज इन एआर मैट्रिक सिग्निफाइज अ मोर एफिशिएंट रेवेन्यू साइकिल। जितने कम दिन वो ले रहा है, सपोज हमने आज क्लेम सबमिट किया और 5 दिन बाद वो क्लेम हमारा प्रोसेस हुआ, पेमेंट हमारे को मिला, तो 5 डेज हो गए। ठीक है, उसी तरह से दोबारा हमने जब देखा तो क्या हुआ, 2 दिन में ही पेमेंट आ गया। तो जितना नंबर कम होता जाएगा उतना हमारा आरसीएम जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट कंसीडर होगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो कम टाइम ले रहा है, और कम टाइम लेगा तो वो अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, तो एक तो क्या होना चाहिए, क्लीन क्लेम रेट जो है वो हायर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो डेज इन अकाउंट रिसीवेबल, एआर, वो कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना बेनिफिट रहेगा। फिर आता है डिनाइल रेट। ट्रैक द परसेंटेज ऑफ क्लेम्स दैट आर डिनाइड एंड इन्वेस्टिगेट द रीजन बिहाइंड डिनाइल्स। तो हमें क्या करना होगा, एक परसेंटेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्लेम्स, ट्रैक द परसेंटेज ऑफ क्लेम्स दैट आर डिनाइड एंड इन्वेस्टिगेट द रीजन बिहाइंड डिनाइल्स। तो हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने डिनाइल हुए, और साथ में ये भी इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या रीजन रहा था उन डिनाइल्स के पीछे। तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिनाइल रेट को। अ लो डिनाइल रेट इज इंडिकेटिव ऑफ इफेक्टिव बिलिंग प्रैक्टिस एंड थॉरो क्लेम सबमिशन। तो हमारे को इससे पता चलेगा कि अगर हमारा डिनाइल रेट कम है, मतलब हमारा जो बिलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी इफेक्टिव है ना, और जो क्लेम सबमिशन था वो भी बेस्ट है, इफेक्टिव है।
तो ये भी एक पैरामीटर है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हमारा प्रोसेस है, आरसीएम प्रोसेस है, वो फ्रूटफुल रहा भी या नहीं। तो कौन से पॉइंट हम इनने देखे अभी तक? क्लीन क्लेम रेट, डेज इन अकाउंट रिसीवेबल, डिनायल रेट और कलेक्टिव रेट। अब कलेक्टिव रेट को हम पढ़ेंगे। कलेक्टिव रेट, कलेक्शन रेट में क्या लिखा हुआ है? एनालाइज द परसेंटेज ऑफ बिल्ड चार्जेस दैट आर कलेक्टेड, कि बिल्ड चार्जेस जो है वो कितना कलेक्ट हुआ है उसको एनालाइज करो, उसका परसेंटेज को एनालाइज करो। हाई कलेक्शन रेट डेमोस्ट्रेट इफेक्टिव रेवेन्यू रिकवरी, जितना ज़्यादा आपका कलेक्शन रेट हाई होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू रिकवरी भी हाई होगा और इफेक्टिव होगा। तो कलेक्शन रेट जो है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, तभी आप ये अज्यूम कर सकते हो कि आपका जो आपने आरसीएम प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है वो प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट कवर किए। क्लीन क्लेम्स रेट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। डेज इन अकाउंट रिसीवेबल लो होना चाहिए, जितना कम एआर होगा उतना बेटर है हमारे लिए। डिनायल रेट कितना होना चाहिए? बिल्कुल लो होना चाहिए, डिनायल बहुत कम होना चाहिए, तब हमारा जो प्रोसेस है वो अच्छा है। फिर हमने देखा कलेक्शन रेट हमेशा हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पेशेंट पेमेंट कलेक्शन। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कलेक्टिंग पेशेंट पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारे को एसेस करना पड़ेगा इसका कि क्या इफेक्टिवनेस है हमारे कलेक्टिंग ऑफ पेशेंट पेमेंट का। ठीक है, evaluate the percentage of patient balance collected and implement the strategies to improve the patient payment process। तो हमारे को क्या करना होगा? हमें evaluate करना होगा परसेंटेज ऑफ पेशेंट बैलेंस कलेक्टेड और फिर इम्प्लीमेंट करनी होगी कुछ स्ट्रेटजीज को जो इम्प्रूव करेगी पेमेंट प्रोसेस को, पेशेंट पेमेंट प्रोसेस को, पीपीपी। ठीक है, पेशेंट पेमेंट प्रोसेस। तो ये भी एक फैक्टर रहता है जो हमें हेल्प करता है बताने में कि हमारा जो प्रोसेस है वो प्रॉपर है या नहीं। फिर पॉइंट आता है क्लेम रीइंबर्समेंट रेशियो। कंपेयर द अमाउंट बिल्ड वर्सेस द अमाउंट रीइंबर्स बाय पेयर्स। ठीक है, तो ये हमारे को कंपेयर करना होगा, हमें देखना होगा कि जो हमने अमाउंट बिल किया है वर्सेस द अमाउंट रीइंबर्समेंट बाय द पेयर्स, इसको हमें चेक करना होगा। और हायर रीइंबर्समेंट रेशियो इंडिकेट सक्सेसफुल नेगोशिएशन विद पेयर्स। तो जितना ज़्यादा हमारा रीइंबर्समेंट रेशियो हाई होगा उतना ज़्यादा हमारा जो प्रोसेस है वो नेगोशिएशन के टर्म्स में बेटर है। ठीक है, वो इंडिकेट करेगा कि जो सक्सेसफुल नेगोशिएशन हमने किया है पेयर्स के साथ में। तो क्लेम रीइंबर्समेंट रेशियो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। फिर आता है क्रेडेंशियलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। Ensure that healthcare providers are appropriately credentialed with payers। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, ये मेक श्योर करना होगा कि जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो अप्रोप्रिएटली क्रेडेंशियल्ड है विद पेयर्स। रेगुलरली रिव्यू एंड नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट विद पेयर्स टू ऑप्टिमाइज रीइंबर्स्ड रेट। तो हमें कंटिन्यूसली इसको रिव्यू करते रहना चाहिए, नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट को विद पेयर टू ऑप्टिमाइज द रीइंबर्समेंट रेट। तो ये पॉइंट किस में आता है? ये पॉइंट आता है क्रेडेंशियलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। फिर पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। असेस द एफिशिएंसी ऑफ योर आरसीएम टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हमें असेस करना होगा किस चीज़ का? आरसीएम टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का। ठीक है, फिर हमारे पास पॉइंट है एंश्योर दैट योर सिस्टम आर अप टू डेट। सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए तभी हमारे लिए वो फ्रूटफुल रहेगा। इंटीग्रेटेड होना चाहिए। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सबमिशन एंड प्रोसेसिंग। उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लेम है उसको सबमिट भी कर सके और उसको प्रोसेस भी कर सके, तब उस केस में हमारा जो प्रोसेस है वो अच्छा कंसिडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये हर प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है क्योंकि केपीआई से ही आपको पता चलेगा कि आपका प्रोसेस कितना बेनिफिशियल है। Establish and monitor KPIs tailored to your organization goal। तो हमें एक मॉनिटर करना होगा जो भी KPI हमने टेलर्ड किया है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। कॉमन आरसीएम KPI इंक्लूड फर्स्ट पास रेजोल्यूशन रेट, डिनाइल ओवरटर्न रेट एंड डेज टू बिल। ठीक है, तो KPI पे भी हमें ध्यान देना होगा। KPI के बेसिस पे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम सेट करे हुए हैं उनको हमें चेक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर है तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस सही है। फिर आता है कंप्लाइंस। एंश्योर कंप्लाइंस विद हेल्थ केयर रेगुलेशन एंड पेयर रिक्वायरमेंट।
रेगुलरली अपडेट योर स्टाफ ऑन चेंज इन बिलिंग एंड कोडिंग रेगुलेशन टू अवॉइड कंप्लायंस इशू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपडेट करना पड़ेगा अपने स्टाफ को और ऑन चेंजेस इन बिलिंग एंड कोडिंग रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो चेंजिंग जो बिलिंग में चेंजेस हो रहे हैं, जो कोडिंग में चेंजेस हो रहे हैं रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, उनको प्रॉपर रखने के लिए, अप्रोप्रिएट रखने के लिए हमारे स्टाफ को अपग्रेड करता रहना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हम कंप्लायंस इशू को रिड्यूस कर पाएंगे, और अगर वो रिड्यूस होता है तो हमारा जो प्रोसेस है वो करेक्ट है। फिर आता है स्टाफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इन्वेस्ट इन ऑनगोइंग ट्रेनिंग फॉर बिलिंग एंड कोडिंग स्टाफ टू कीप देम अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री चेंजेस। वेल ट्रेन्ड स्टाफ इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट आरसीएम प्रोसेस। ये ऊपर वाले से रिलेटेड है कि अगर कंप्लायंस रेट को आपको कम करना है, अच्छा करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने जो पूरी टीम है, जो आपका स्टाफ है, डिपार्टमेंट है, उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किस पे, ऑनगोइंग ट्रेनिंग फॉर बिलिंग एंड कोडिंग स्टाफ टू कीप देम अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री चेंजेस। और साथ में अगर हमारे पास वेल ट्रेंड स्टाफ होगा, और होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक क्रूशियल स्टेप है किसी भी एक्यूरेट और एफिशिएंट आरसीएम प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये एक पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास पेशेंट सेटिस्फेक्शन। असेस पेशेंट सेटिस्फेक्शन विद बिलिंग प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हमें असेस करना पड़ेगा। प्लस लिखा है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट टू एनहांस द पेशेंट एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस पोटेंशियल पेमेंट डिलेज। तो जो भी पोटेंशियल पेमेंट डिलेज है उनको रिड्यूस करना होगा, तब हमारा मतलब पेशेंट अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप किसी भी केस में उसको अच्छा कंसिडर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने आरसीएम फॉलो किया और फिर भी पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है सर्विस से, तो कहीं ना कहीं आप लॉस में है, आपका ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे अगर आप एक हायर अथॉरिटी पे हैं और आपको आरसीएम को आइडेंटिफाई करना है कि आपका आरसीएम प्रॉपर वर्क कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, तो आप इन पॉइंट्स को कंसिडर करोगे। जिसमें हमने देखा क्लीन क्लेम रेट, डेज इन अकाउंट रिसीवेबल, डिनाइल रेट, कलेक्टिंग रेट, पेशेंट पेमेंट कलेक्शन, क्लेम रीइंबर्समेंट रेशियो, क्रेडेंशियलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कंप्लायंस, स्टाफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, और पेशेंट सेटिस्फेक्शन। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट वो मेनली इसी के अराउंड होंगे। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी इंटरव्यू के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये पॉइंट्स को जस्ट नोट डाउन करके रखें, जिससे आपको जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो आपको एक रिवाइज करने में हेल्प करेगा। या फिर आप जस्ट इस सीरीज़ को एक बार फॉलो थ्रू करोगे तो आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए इतना ही था। और जैसा हम हर सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, लिस्ट डाउन थ्री थिंग्स विच वी शुड लुक वाइल सेलेक्टिंग आरसीएम सिस्टम। ठीक है, तो हमने ये पहले कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो अब आपको बस रिकॉल करना है कि वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को कौन सा आरसीएम सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन 3 थिंग्स विच वी शुड लुक वाइल सेलेक्टिंग आरसीएम सिस्टम। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये आंसर चैट पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जिसका भी आंसर परफेक्ट होगा उसको पिन करेंगे, जिससे बाकी जो व्यूअर्स हैं कमेंट सेक्शन में उनको भी आइडेंटिफाई हो। अगर उन्होंने ये सेशंस गो थ्रू नहीं करे तो वो शायद इसको अभी के टाइम पे इसका आंसर नहीं कर पाए, बट जिनको आंसर आता है वो अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर उसको पिन करके हम बाकियों के लिए हेल्प करने के लिए वहाँ पे पिन कर देंगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।